तो ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है कार्बोनाइन, जो कि सेकंड इंटरमीडिएट है। फर्स्ट इंटरमीडिएट हमारे पास था कार्बोकैटायन। तो अगर कार्बोनाइन की हम बात करते हैं तो कार्बोनाइन के केसेस में देखते हैं कि ऐसी स्पीसीज जो कि क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को बेयर करती है। तो फर्स्ट लिखा है द स्पीसीज विच हैव नेगेटिव चार्ज। कौन कौन सी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो सकती है? ट्राई एल्काइल मैथेन कार्बोनाइन है, डाई एल्काइल मैथेन कार्बोनाइन है आपके पास एथेन कार्बोनाइन है, साइक्लो हेक्सेन कार्बोनाइन है आपके पास, और ओपन चेन में अगेन आपके पास एक कार्बोनाइन है। ये सभी हमारे पास क्या कार्बोनाइन है। ठीक है। नेक्स्ट है अनस्टेबल एंड वेरी रिएक्टिव। ये जो स्पीसीज होती है अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होने का रीजन है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। जैसे नेगेटिव चार्ज को भी हम लोन पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को या लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे अगेन नेगेटिव चार्ज से, यहाँ पे अगेन नेगेटिव चार्ज से। जब भी हमारे पास कार्बोनाइन ओपन चैन में होगा तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 लिखा है। ओपन चैन और विदाउट कॉन्जुगेशन की तो ओपन चैन हो, ये सभी क्या है आपके पास ओपन चैन है, ये क्लोज चैन है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या रहेगा, sp3। यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन हमारे पास रहेगा sp3 और यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन हमारे पास रहेगा sp3। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है प्रेजेंस इन कॉन्जुगेशन, तो ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे sp2। प्रेजेंस अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो sp2, हाइब्रिडेशन में होगा जैसे बेंजाइलिक कार्बोनाइन को लिया गया। अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर रहे हैं ना, तो इस केसेस में जैसे आपने मूवमेंट किया नेगेटिव चार्ज को, तो ये आपके किस में कन्वर्ट हो गया sp2, क्योंकि एक पाई बॉन्ड आ गया। आप इसी कार्बन का ले रहे थे ना, ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, एक पाई बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड में। आप चाहते हो कि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन लो, तो जैसे ही आपने क्या करा, इसका कैलकुलेट करोगे ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वन पाई बॉन्ड में। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका sp2। आप चाहते हो इसका ले, तो जैसे आप इसका कैलकुलेट करना चाहेंगे तो अगेन एक इसमें कन्वर्ट हो गया आपके पास sp2। तो जब भी कॉन्जुगेशन में हमारे पास होगा ऑलवेज हाइब्रिडेशन आपके पास sp2 का। ऐसे आप एलाइल का दिखते हैं, एलाइल कार्बोनाइन में हमें हाइब्रिडेशन किसका चाहिए, इसका, है ना। तो अगर आप अभी देखते हो तो हाइब्रिडेशन ऐसे लगता है कि ओपन चेन है और sp3 होना चाहिए, लेकिन जैसे कॉन्जुगेशन में आएगा क्या हो गया sp2। तो ओवरऑल ये जो कार्बोनाइन है इसका हाइब्रिडेशन हमारे पास क्या होगा sp2। कार्बोकैटायन हो या कार्बोनाइन, क्या लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कार्बोकैटायन है और क्या है कार्बोनाइन, if present in conjugation, अगर ये आपके पास कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है तो ऑलवेज जो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपके पास क्या होगा sp2। ऐसे एक और कंपाउंड देखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ ये क्या है कॉन्जुगेशन पे। जैसे आप इस तरफ मूव करोगे ये कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना। तो यहाँ पे अगेन आपके पास ये वाला कार्बन क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक रिएक्शन से और लिखी है मैंने यहाँ पर, आपको पता है अभी ये मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। रीजन इसलिए क्योंकि कार्बोनाइन का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू प्रोटॉन का एब्सेक्शन किया गया हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज होने के बाद इजिली क्या होगा इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। जैसे कॉन्जुगेशन में आएगा इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो जाएगा sp2। ये कंपाउंड sp3 कार्बन के कारण कॉन्जुगेशन रेस्ट्रिक्टेड था, इसलिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था। अब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ गया sp2 होने के कारण, तो कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकता हूँ कि प्रोटॉन एब्सेक्शन क्या होगा इजिली। ये हमारे पास कार्बोनाइन का जनरल इंट्रोडक्शन था। अब जो हम पढ़ेंगे कार्बोनाइन के मेथड ऑफ सिंथेसिस देखते हैं ना, तो आपके पास जो नेक्स्ट है
मेथड ऑफ सिंथेसिस है कार्ब एनायन के। तो मेथड ऑफ सिंथेसिस में हम देखते हैं कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम कार्ब एनायन का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है, इस मेथड में आप यूज़ कर सकते हो बायमेटल। मेटल को यूज़ करते हुए आप कार्ब एनायन का सिंथेसिस कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट तो आपको देखना पड़ेगा कि मेटल होता है क्या है। तो मेटल क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। पॉजिटिव एटम कौन सा एटम, जो इजीली डोनेट करता हो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इजीली डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इजीली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सेल्फ एक्वायर्ड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और जिसने रिसीव किया है, तो जो आपके पास रिसीवर है उस पर क्या जाएगा, चार्ज नेगेटिव। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी का हम जैसे फर्स्ट मेथड देखते हैं, सोडियम और मरकरी को यूज़ करें ना। तो ये आपने यूज़ किया सोडियम और मरकरी, मैंने लिखा है R3C और Cl। इस केसेस में यूज़ कर रहा हूँ मैं NaHg, इसको बोलते हैं हम सोडियम अमलगम। तो आपके पास जो कंपाउंड बनता है R3CH नेगेटिव प्लस NaCl का फॉर्मेशन होता है। आप बोलोगे सर Cl तो यहाँ से लेके चला गया, बिल्कुल ये Cl क्या करता है अपने साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। तो क्या बनता है R3C पॉजिटिव बनना चाहिए था, बिल्कुल बनना चाहिए था। लेकिन उसी टाइम आपके पास क्या होता है, ये Na प्लस है, ये कन्वर्ट कैसे हुआ, ठीक है देखते हैं अपन। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या था आपके पास Na कन्वर्ट होता है Na प्लस में, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है कहाँ ट्रांसफर हो जाता है आपके पास, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के पास। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए R3C नेगेटिव और NaCl का फॉर्मेशन होता है। दूसरे रिएक्शंस और देख लेते हैं। ऐसे सोडियम अमलगम से आप अदर रिएक्शंस और कर रहे हो, तो रिएक्शंस में क्या कर रहे हो, या आपके पास R2CH Cl प्लस NaHg सोडियम अमलगम है। इस केसेस में क्या अपन R2CH नेगेटिव प्लस NaCl का आपके पास फॉर्मेशन होगा। तो मेटल को यूज़ करते हुए आप कार्बन एनायन का फॉर्मेशन कर सकते हो। दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, सोडियम और मरकरी में। कैसे देखो, Na है, ये कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस, और क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। यहाँ पर जो मरकरी है मेरे पास Hg है, Hg है, ये भी यहाँ पर कन्वर्ट होती है Hg प्लस, और क्या करती है, वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। मरकरी की सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि मरकरी अपने टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी डोनेट कर सकती है ना। तो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, लेकिन बस हमें देखना है कि कब +1 को शो कर रहा है और कब क्या कर रहा है, -1 को ये शो कर रहा है। तो नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं बाय द बेस। बेस को भी आप यूज कर सकते हो कार्बन एनायन के फॉर्मेशन में। तो कैसे यूज करेंगे, देखो फर्स्ट देखो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन का एब्सेक्शन करना ना, प्रोटॉन एब्सेक्शन। ये ऑलवेज क्या करेगा, प्रोटॉन एब्सेक्शन। प्रोटॉन एब्सेक्शन का सीधा सा मीनिंग है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन को मैं H+ लिख सकता हूँ। जैसे प्रोटॉन रिमूव होगा आपके पास तो ये H+ है। तो H+ के केसेस में जो रिमेनिंग आपके पास रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो रिमेनिंग आपके पास ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। और आपको बनाना भी क्या है, नेगेटिव चार्ज से बनाना ना। तो ऑलवेज रिमेनिंग में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। देखते हैं, आपने कंपाउंड लिखा है PH3CH, है ना, ट्राइफेनिल मैथिन लिखा है मैंने, प्लस इसकी रिएक्शन गिराती NaNH2। तो ये सिंगल प्रोटॉन एब्सेक्शन होगा, क्या बनेगा,
ट्राइफेनिल कार्बोनाइन। हुआ कैसे सर ये बताओ। देखो वापस आप इस चीज़ को अगर देखना चाहते हो तो NaNH2 लिखा है, ये ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा। NaNH2 कैसे डिसोसिएट होता है, Na प्लस प्लस ये आपके पास NH2 में, तो इस केसेस पे ट्राइफेनिल मैथेन है आपके पास, प्लस ये रहा NH2। ये NH2 क्या करेगा, खुद एक बेस है, बेस होने के कारण क्या करा, प्रोटॉन का एब्सेक्शन किया, प्रोटॉन का एब्सेक्शन किया, PH3C नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और आपके पास क्या मिल जाएगा, NH3, ये क्या बन गया आपके पास, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से आप बेस को यूज कर सकते हो। और एग्जांपल और देखते हैं। तो अदर एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं हम, जैसे आपने लिया RC डबल बॉन्ड CH2H, है ना, कीटोन है, प्लस किससे रिएक्शन करवा रहे हैं आप, बेस से। तो आप जब बेस से रिएक्शन कराओगे क्या होगा, ये प्रोटॉन का एब्सेक्शन होगा। तो प्रोटॉन का एब्सेक्शन से क्या बना, RC डबल बॉन्ड CH2 क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा थ्रू द रेजोनेंस, मतलब कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप के थ्रू क्या हो जाएगा, मेरे पास स्टेबल हो जाएगा। और भी ले सकते हो, एसिड एनाहाइड्रेट है, एसिड एनाहाइड्रेट के जैसे मैंने ले लिया सोडियम मेथॉक्साइड, ये क्या है, बेस है आपके पास। तो बेस होने के कारण ये प्रोटॉन एब्सेक्शन होगा, ये प्रोटॉन एब्सेक्शन होगा तो नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। ये आपके पास नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ, और दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। और एग्जांपल्स पे देख सकते हो आप, ये कार्बन क्लोरीन है, तो इसके अल्फा पोजीशन ये रही, आपने यहाँ पे रिएक्शन करा NaOH, सोडियम एथॉक्साइड ले लिया मैंने ना, तो अगेन प्रोटॉन क्या होगा, एब्सेक्शन होगा, प्रोटॉन एब्सेक्शन से नेगेटिव चार्ज बना, और ये आपके पास क्या रहा, Cl। अब जो Cl है उसका हमारे पास क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट होने के कारण क्या करेगा कि जो आपने नेगेटिव चार्ज बनाया है, इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, कौन सा, माइनस आई इफेक्ट वाला Cl। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा आपके पास, ये भी स्टेबल होगा, है ना। ये तो आप इस तरह से आराम से बेस के थ्रू भी बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन, जो कि इसका थर्ड मेथड है। देखो डीकार्बोक्सिलेशन से हमें वैसे पता चल रहा है, डी का मीनिंग ही यहाँ पे होता है रिमूव करना ना। किसको करना है, कार्बोक्सिल मतलब CO2 को करना है। वैसे किससे करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको रिमूव करना है CO2, इसी को हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। आप करोगे कैसे, वो भी देख लेते हैं कि आपको रिमूव कैसे करना है। तो आपके पास ये RCOH, इसको भी आप बेस की प्रेजेंस में करवानी पड़ेगी रिएक्शन, NaNH2, प्लस हीट भी देना पड़ेगा। हीट देने से क्या होगा, जो CO2 है इजिली क्या होगी, प्रोडक्ट से इवॉल्व कर जाएगी, ठीक है। और आपके पास क्या बचेगा, एल्काइल कार्ब एनायन। तो प्रोटॉन एब्सेक्शन हुआ, ये इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये मूव इधर करेगा, देन शिफ्ट, जैसे शिफ्ट होगा तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, क्या हुआ, CO2 तो रिमूव हो गया, ये आपके पास से बना R नेगेटिव, एल्काइल बन गया। चाहो तो आप एसिटिक एसिड से भी बना सकते हो, बेस चेंज करना है आप इजीली बेस भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया इथॉक्साइड, है ना, ये भी बेस ही है, प्रोटॉन का अगेन एब्सेक्शन किया, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, मूव हियर, देन शिफ्ट,
तो आपके पास O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CO2 रिमूव, क्या बना, मैथिल कार्ब एनायन का आपके पास फॉर्मेशन हुआ। तो हमारे पास ये 3 मेथड थे, मेटल को यूज़ करते हुए, बेस को यूज़ करते हुए और डिकार्बोक्सिलेशन। इसके थ्रू आप इजीली कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, है ना। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन को भी हम अलग अलग मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ एस करेक्टर, है ना, डिग्री ऑफ एस करेक्टर। बोला एस करेक्टर होने से होगा क्या, देखो हम बहुत बार ये बना चुके हैं डायग्राम, फिर एक बार और बना लेते हैं। ये sp रहा, sp2, और ये क्या आपके पास sp3। तो sp अगर हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो कुछ ये कंपाउंड रहा ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, इसके लिए क्या रहेगा मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा CH2 नेगेटिव। तो इसका हाइब्रिडेशन sp3, इसका sp2 और इसका क्या है sp। अब अगर हम बात करते हैं तो ये मेरे पास क्या न्यूक्लियस है ना, और ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है ना। तो मैं थोड़ा इस तरह से इसकी सब शेल को भी ड्रॉ कर देते हैं ना, ये रहा आपके। तो डिग्री ऑफ एस करेक्टर पे क्या है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्सेस होगा उतना ही कार्ब एनायन मेरे पास क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि मोर अट्रैक्शन फोर्सेस मोर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp वाला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। एस करेक्टर ज़्यादा है, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ूंगा sp2 तो p करेक्टर बढ़ रहे हैं, s कम हो गया। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियस से डिस्टेंस हायर होने के कारण क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस कम रहेगा, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्शन फोर्सेस कम रहेगा। इससे जो नेगेटिव चार्ज है इसको इजीली होल्ड नहीं कर पाएगा। तो sp के कंपेयर sp2 की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम। sp3 के केसेस में s करेक्टर और कम हो गए, ठीक है, p करेक्टर बढ़ गए। सेकेंड थिंग क्या है, जो मेरे पास है CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप का भी क्या प्लस इफेक्ट है, इसके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज होने के कारण जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्सेस रहेगा वो कम हो जाएगा, जिससे नेगेटिव चार्ज को इजीली स्टेबल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसके जैसे एग्जांपल्स में आप देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव। तो आपको स्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग देखनी है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही देखनी है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है sp, ये क्या है sp2, यहाँ पे क्या है sp3। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके पास ये रहेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एस करेक्टर पे क्या हुआ हमारे पास, तो ये डिग्री ऑफ एस करेक्टर, ठीक है। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकता हूँ, स्टेबिलिटी, कि जितना डिग्री ऑफ एस करेक्टर हायर होगा स्टेबिलिटी कार्बन आयन के हमारे पास उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसके बेसिस पे आप इजीली फाइंड कर सकते हो, प्लस एसिडिक कैरेक्टर्स भी आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे, देखो इसी के बेसिस पे एसिडिक कैरेक्टर, और हमें पता है कि कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होता है कंपाउंड उतना ही हायर क्या होगा, स्टेबल होगा। तो क्या लिख सकता हूँ कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा,
एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब उतना ही हायर क्या होगा हमारे पास, जो भी सॉल्यूशन होगा उतने हायर एसिडिक होगा। कैसे देखते हैं, आपने लिया है एसिटिलीन, आप बेस से रिएक्शन करा रहे हो, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने NaNH2, तो बेस से रिएक्शन कराने आपके पास बना CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, एसिटाइलिनिक कार्बन आयन। ठीक है, अब ये मुझे पता है sp करेक्टर स्टेबल ज़्यादा है, आपने किया ना, sp होने के कारण मोर स्टेबल है, तो हाईली एसिडिक रहेगा। आप कहते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बेस आपने लिया NaNH2, अगेन आपने क्या किया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपके पास रहा नेगेटिव। अब ये क्या गया sp2, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम रहेगी। ऐसे आप देखते हैं CH3 प्लस NaNH2, तो आपके पास ये बन रहा है CH3 CH2 नेगेटिव, और ये आपके पास ये बना sp3। तो कॉन्जुगेट बेस जो है स्टेबिलिटी, जितनी हायर स्टेबिलिटी होगी उतनी हाईली एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका sp, उससे कम किसका sp2, लास्ट में किसका sp3। दैट मीन एसिटाइलिनिक जो कार्ब एनायंस होता है मोर एसिडिक होगा विनाइल से, और क्या होगा प्राइमरी कार्ब एनायंस से। तो डिग्री ऑफ एस करेक्टर ये था जिसके थ्रू आप कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर, तो आपका ये है नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आप क्या करें, इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रही है। हमारे पास है सेकंड मेथड, कैसे डिफाइन करेंगे वो भी देखते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि कार्बन आयन आर स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या लिख सकते हैं हम, कार्बन आयन स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। ऐसा क्या है कि कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा, क्यों करता है, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, जो कार्बन आयन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी हायर है उस कार्बन आयन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, कम कर देगा तो स्टेबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी हायर। तो लिख सकता हूँ कि माइनस आई इफेक्ट अगर रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास क्या होगा स्टेबिलिटी, तो आपके पास उतना स्टेबिलिटी क्या होगी हायर। ठीक है, और अगर ये आपके पास प्लस आई इफेक्ट रहेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास क्या होगी स्टेबिलिटी। रीजन है कि प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आप देखते हैं एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा CF3C CF3 CF3 नेगेटिव, CH3 CF3 CF3, ये भी आपके पास नेगेटिव रहेगा। CH3, यहाँ पर भी आप CH3 को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये आपके पास CF3, लास्ट में सभी CH3, ये भी आपके पास CH3, और ये भी क्या रहेगा आपके पास CH3 नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे 1 2 3 तीन CF3 ग्रुप है मेरे पास, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ पुश करेंगे अपनी तरफ, है ना, जिससे इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी कम हो जाएगी, और रिएक्टिविटी कम होने के कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जबकि यहाँ पर दो CF3 ग्रुप है, यहाँ पर एक ही CF3 ग्रुप है, और यहाँ पे सभी क्या है प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप क्या लिखा, प्लस आई इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, तो सबसे लेस स्टेबल होगा, और माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। तो CF3 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, 3 ग्रुप से 1 to 2 ग्रुप से, फिर यहाँ पे कह रहा है 1, और यहाँ पर एक भी ग्रुप नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट इज मोर स्टेबल, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट
एक कंपाउंड्स और देखते हैं ऐसे हम, जैसे आपके पास लिखा है CF3 नेगेटिव, एक लिखा है CH2F नेगेटिव, आपके पास लिखा है एक CHF2 और एक आपके पास लिखा है CH3 नेगेटिव। आप अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, है ना, तो ये आपके पास 1, सो देता हूँ मैं 2, ये 3 और ये क्या आपके पास 4। यहाँ पर 3 विड्रॉइंग ग्रुप है CF3, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या रहेगी हायर, जबकि यहाँ पे कितने 2, तो उसके बाद क्या रहेगा थर्ड, यहाँ पे कितना ओनली 1, तो उसके बाद रहेगा सेकेंड, और यहाँ पर कोई सा भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लास्ट में किसका रहेगा आपके पास, ये फोर्थ रहेगा, ठीक है ना। तो इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जो थर्ड है आपके पास है कॉन्जुगेशन बेसिस पर, या जिसे रेजोनेंस भी आप बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ कॉन्जुगेशन स्लैश करके लिख देते हैं अपन रेजोनेंस। इस बेसिस पर भी आप क्या डिफाइन कर सकते हो, कैसे, ये आपके पास बेंजोइलिक कार्बोनाइल है, डाइफेनिल कार्बोनाइल, और ऐसे ही आपके पास क्या है ट्राइफेनिल कार्बोनाइल। हम पहले भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर चुके, हमें पता है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। देखो फर्स्ट बॉन्ड इधर मूव किया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे डाइफेनिल में कैलकुलेट करना है तो 3, एक रिंग का 3, दूसरी रिंग का 3 और एक +1 कर दो, तो कितना हो गया 3 + 1, है ना, तो कितना हो गया 3 + 3 6, तो ये 3 + 3 कितना गया 6 + 1 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे 3 + 3 + 3, तो कितना होगा 3 + 3 + 3, टोटल कितना हुआ 9 + 1 का, तो कितना स्ट्रक्चर हो गया 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ट्राइफेनिल मैथिन कार्बोनाइल मोर स्टेबल रहेगा डाइफेनिल एंड बेंजाइलिक कार्बोनाइल से। और भी देख लेते हैं, इसके अलावा और में भी हमारे पास कॉन्जुगेशन मिलता है, जैसे कि आपके पास रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी स्टेबलाइज होगा किससे, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, तो ये बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड, और ये क्या बना आपके पास CH2। इसके अलावा और कॉन्जुगेशन भी मिल सकता है, नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इधर मूव करेगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव। तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, रीजंस क्या है कि यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होने के कारण जो चार्ज होगा हमारे पास मोर स्टेबल होगा। इसके अलावा ये कार्बोनाइल है, ये कार्बोनाइल किसके थ्रू स्टेबल हो सकता है, अगेन रेजोनेंस के थ्रू भी स्टेबल हो सकता है, तो ये भी हमारे पास क्या है स्टेबल कार्बोनाइल का एग्जाम्पल है। नाइट्रो के केसेस में भी आप जा सकते हो, मेरा नाइट्रो ग्रुप, अगर आपके पास कार्बोनाइल यहाँ है तो ये इसके थ्रू स्टेबल हो जाएगा, O नेगेटिव और ये क्या हो गया आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के बेसिस पर भी आप इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो हमारे पास जो फोर्थ है एरोमेटिसिटी के बेसिस पर, है ना,
तो एरोमेटिसिटी की बेसिस पर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमें पता है कि जितना ज़्यादा एरोमेटिसिटी होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कंपाउंड की हायर होगी, है ना। तो इस कंपाउंड को जैसे हम देखते हैं, ये आपके पास कंपाउंड है नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास सेकंड कंपाउंड है नेगेटिव चार्ज में। तो ये मेरे पास 2 + 2 कितने हुआ 4, और यहाँ पे कितना 6। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जो ये नेगेटिव चार्ज रहेगा लेस स्टेबल रहेगा, जबकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेरे पास क्या रहेगा, ये मोर स्टेबल रहेगा। एक स्टेबिलिटी और देख लेते हैं हम, जैसे कि आपके पास एग्जांपल लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज का, थोड़ा लिखते हैं ना। ये एरोमेटिसिटी की बेसिस पे तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको ना, थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर भी है। ये कार्बन आयन आपके पास ये रहा, एक कार्बन आयन आपके पास ये रहा, एक कार्बन आयन आपके पास ये रहा, और एक कार्बन आयन आपके पास ये रहा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की स्टेबिलिटी देखते। तो ये मुझे पता है कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक होने के कारण 4 क्या रहेगा, मोर स्टेबल। ये मेरे पास किस में आ रहा है, कॉन्जुगेशन में। तो कॉन्जुगेशन में आने के कारण थर्ड की स्टेबिलिटी हायर रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस CH2 और CH2 का कौन सा ग्रुप है, इफेक्ट है प्लस आई। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतने क्या होगा, अनस्टेबल रहेगा, है ना। इसका प्लस आई इफेक्ट है ना इस CH2 का, लेकिन यहाँ पर CH3 और दे रखा है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, और ज़्यादा। तो सेकेंडरी क्या होगा, मोर स्टेबल रहेगा कंपेयर टर्शरी। तो आपके पास सेकेंड, लास्ट वन क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट। तो ये हमारे पास कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है, जो कि 4 पॉइंट्स के थ्रू हमने डिस्क्राइब करी। डिग्री ऑफ एस कैरेक्टर के बेसिस पर, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के बेसिस पे, और लास्ट वन क्या था, एरोमेटिसिटी। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो क्या, कार्बन आयन की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस कार्बन आयन देता है। तो टुडे लेक्चर इज कंप्लीट।